नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दिव्या ज्ञान के YouTube चैनल पे और मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ शिक्षण कौशल के पार्ट 3 के साथ। इससे पहले हमारी इसकी 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में और दूसरे पार्ट में शिक्षण कौशल के बारे में हमने शुरू कर लिया था। उसमें कम से कम हमने 4 जो है शिक्षण कौशल पढ़ लिए हैं। अब आज जो है इसका अंतिम वीडियो है और इसमें जो महत्वपूर्ण कौशल है उसके साथ आज मैं उपस्थित हूँ। तो आइए साथियों शुरू करते हैं अपने शिक्षण कौशल को। सबसे पहला शिक्षण कौशल जो आज है वो है दृष्टांत कौशल। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ प्रस्तावना कौशल, मानचित्र पठन कौशल, श्यामपट्ट कौशल और प्रश्न कौशल। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने इसमें जानना क्या, हमें इसमें जानना है इनके घटकों के बारे में कि कौन सा कौशल में कौन से घटक आते हैं। और घटक का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप किसी भी शिक्षण कौशल का जब प्रयोग कर रहे हैं तो आप उस शिक्षण कौशल का प्रयोग करते समय किन किन गतिविधियों को कर रहे हैं और किन गतिविधियों का हमें ध्यान रखना है, वही इसके घटक कहलाते हैं। तो पहले जानते हैं दृष्टांत कौशल। इसे दृष्टांत का सीधा सा सिंपल सा नाम होता है एग्जाम्पल, जो हम उदाहरण यूज़ करते हैं। तो आपने विषय वस्तु को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चों तक अच्छे से वो पहुँचे, बच्चों को अच्छे से समझ आए, इसके लिए हमने इस कौशल का प्रयोग करना होता है। तो इस कौशल का प्रयोग करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वही इनके घटक है। तो आप जब उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे हम दृष्टांत कहते हैं, तो उस समय प्रस्तुत करते वक्त क्या होना चाहिए, उदाहरण जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग है जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित ही क्या होनी चाहिए, उदाहरण होनी चाहिए। और उदाहरण दूसरी अगर हम इसके घटक की बात करें तो कैसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं बच्चों के सामने, सरल उदाहरण प्रस्तुत करने हैं जिससे कि वो आसानी से समझ जाए। तो इसका जो सेकंड कंपोनेंट है दृष्टांत का वो है उदाहरण क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इसके बाद उदाहरण कैसे होने चाहिए, रोचक होने चाहिए। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हो जिससे बच्चे समझे और उनके जीवन से संबंधित हो, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े और वो आपके विषय वस्तु पे जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर क्या करें, फोकस करें। तो उदाहरण ऐसे होने चाहिए वो जिनमें रोचकता हो। इसके अलावा जो हम चौथा घटक की बात करें तो माध्यमों की उपयुक्तता। तो जब कभी भी विषय वस्तु को जो प्रस्तुत किया जा रहा है किस माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे या कहानी के रूप में या मुहावरों के रूप में या चुटकुलों के रूप में, तो उसमें उदाहरण जो लेके आने, जिस भी माध्यम का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इन माध्यमों को जोड़ते हुए उनमें उदाहरण आपने प्रस्तुत करना है जिससे कि बच्चे क्या करें, उसमें अपना पूरा इंटरेस्ट लें, जिज्ञासा उत्पन्न हो बच्चों में। तो ऐसे माध्यमों का यूज़ करें और उन्हीं में किसको पुटअप कर दें, एग्जाम्पल को। तो ये भी किसका कंपोनेंट है, माध्यमों की उपयुक्तता। जिन माध्यमों का आप उपयोग ले रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए और उनमें क्या होने चाहिए, एग्जाम्पल आपको लेते हुए चलना है। और लास्ट का है उपागमों की उपयुक्तता। उपागम या अप्रोच कहें तो जैसे एक मेथड भी है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि। इसमें क्या होता है, या तो आप जो जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं या तो आप पहले उदाहरण दें, उसके बाद अपना कंटेंट शुरू करें उदाहरण के साथ जोड़ते हुए, या आपने अपना कंटेंट या जो संप्रत्यय है बच्चों के सामने रखा और फिर उसको एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं। तो आप एग्जाम्पलों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं, आप पहले प्रयोग कर रहे हैं तो आप आगमन जो है उसके साथ चल रहे हैं, और यदि आप संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं तो वो आपका निगमन उपागम में आ जाएगा। तो ये है दृष्टांत कौशल के घटक। अब बात करते हैं हमारा अगला कौशल, वो है पाठ प्रस्तावना कौशल। और ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है क्योंकि शुरुआत इसी से करनी होती है, इंट्रोडक्शन से हमें शुरुआत करनी है। तो जब शुरुआत अच्छी रहती है तो हम कहते हैं कि शुरुआत जिसकी अच्छी है तो अंत भी अच्छा रहता है। तो शुरुआत करने में सबसे महत्वपूर्ण घटक यही होता है कि पाठ को कैसे आपने प्रस्तुत करना है। तो इसमें किस किन बातों का ध्यान रखना है, वही बात आपके क्या हो जाएंगे, पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक हो जाएंगे। जैसे पूर्व अनुभवों का उपयोग। तो जब भी आपका कोई भी टाइटल है, कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी कंटेंट है, शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत सीधे सीधे बच्चों को ये बताना गलत हो जाएगा कि आज हमने जो है इस टॉपिक को पढ़ना है। ये गलत कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि कई बच्चे होते हैं कि उबासी जैसी आ जाती है कि यार एक नया टॉपिक आ गया। यदि आप क्या करेंगे, पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए अगर आप उसे पढ़ाएंगे तो उन्हें पहले पता नहीं चलेगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, पर आपको जैसे ही आप उनके पूर्व नॉलेज लेंगे तो वो अपने बारे में मतलब जितना उन्हें पता है उस बारे में वो रोचकता से बताएंगे, और जब वो बताएंगे तो फिर वो धीरे धीरे कनेक्ट करने लग जाएंगे, अच्छा जो हमने अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये इससे संबंधित है। तो इसमें क्या है कि पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हुए आपने अपना क्या करना है, टॉपिक प्रस्तुत करना है प्रस्तावना कौशल का यूज करते हुए। दूसरा है उचित प्रविधि तकनीक का उपयोग। तो पाठ को प्रस्तुत करने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसी तकनीक, ऐसी प्रविधि का प्रयोग करें जिससे कि वो
शुरुआत से लेकर अंत तक रोचक बना रहे बच्चों के लिए और आसानी से वो उसको समझ सके। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होती है कि अच्छी तकनीकी का प्रयोग, कि आप कहानियों के माध्यम से कर रहे हैं, और या फिर आप बच्चों को अगर कोई ऐसा संप्रदाय है जिसको आप करवा के कर सकते हैं तो बच्चों के पहले शुरुआती में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट लेकर आप वो चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगी उनकी प्रविधि। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट। और तारतम्यता बनाए रखना, कंटिन्यूटी कहने का सेंस कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, उससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछना है, उसी से संबंधित तीसरा, कि जिसमें कि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे और बच्चों में जो है भ्रामकता उत्पन्न ना हो। वो ये ना सोचे कि ये सर ने पहला क्वेश्चन पूछा और इसका दूसरे से कोई संबंध हो नहीं रहा है, या ये इस टॉपिक में कहाँ से आ गया ये प्रश्न। तो इस तरीके का ये ध्यान देना होता है। तो इसको हम बोलते हैं तारतम्यता, या हम कहेंगे कंटिन्यूटी। तो यही भी किसका घटक है? पाठ प्रस्तावना कौशल का। इसके बाद है शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता। अब जिस तरीके से भी हम यूज़ करते हैं कंटेंट को पढ़ाते वक्त, चाहे हम बोलकर कर रहे हैं, चाहे किसी माध्यम में हम बिना बोले ही बच्चों का इशारों से या किसी तरीके से अशाब्दिक रूप में हम व्यवहार कर रहे हैं, तो ये अंत में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी एक शिक्षक के द्वारा जिस तरीके का भी प्रयोग किया गया बच्चों को कंटेंट समझाने में, क्या वो उद्देश्य उसके परिपूर्ण हुए या नहीं हुए, उसकी पूर्ति हुई या नहीं, कि हमने चाहा कि बच्चों को अनुभव हो जाए कि जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो कितना ज़रूरी है, तो क्या ये चीज़ हुई या नहीं हुई, तो इसकी सार्थकता भी चेक की जानी चाहिए। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? पाठ प्रस्तावना कौशल के। तो ये हमारे हो गए 2 कौशल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मानचित्र पठन कौशल। तो ये उन विषयों में काम आता है जैसे इतिहास में, भूगोल में, राजनीतिक शास्त्र और इसके अलावा अर्थशास्त्र। तो उनमें इस कौशल का प्रयोग किया जाता है, और इन कौशलों का प्रयोग अच्छे से हो और उद्देश्य की पूर्ति अच्छे से हो जाए, तो इन बातों का ध्यान रखना है। यही क्या हो जाएंगे? इसके घटक हो जाएंगे। जैसे आपने कोई कंटेंट पढ़ाना है, या आपने किसी राज्य की या किसी देश की जो है भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है और मानचित्र की सहायता से बताना है, तो सबसे पहले क्या करना है? पहला घटक क्या हो जाएगा? मानचित्र पठन ये कौशल का प्रयोग करते वक्त सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, जिसको हम बोलेंगे परिचयात्मक कथन। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, सीधे मानचित्र बच्चों के आगे से प्रस्तुत नहीं करना। पहले जिसके बारे में या जिस स्टेट के बारे में हम बता रहे हैं, तो आपको पहले उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होगा बच्चों को। फिर इससे क्या होगा? बच्चों का ध्यान आकर्षित होगा। परिचय देने के बाद ही बच्चे समझ पाएंगे कि अच्छा जो सर बता रहे हैं, अब हमें क्या करना है, इसे मानचित्र में देखते हुए समझना है। तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन, जो भी टाइटल आप दे रहे हैं। उसके बाद मानचित्र की भाषा। आप चाहे मानचित्र में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि एक शिक्षक को उसकी कंप्लीट नॉलेज होना, जैसे जो भी सैम्बल यूज कर रहे हैं, चाहे लाइन से कर रहे हैं, चाहे पठार दिखाते हुए करें, किसी भी प्रकार का जो आप सैम्बल यूज कर रहे हैं, तो उसकी भाषा शिक्षक को समझ आनी चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को समझाते वक्त तो मैं आसानी से बता पाऊँ कि बच्चों जो इसका सैम्बल है, हम चाहे पठार को दिखा रहे हैं, पहाड़ को दिखा रहे हैं, नदियों को दिखा रहे हैं, तो ये इसका सैम्बल है, तो इसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो ये मानचित्र की भाषा जिसे हम कहेंगे। तो ये क्या है? पठन कौशल में या मानचित्र पठन कौशल में सबसे बेस्ट कंपोनेंट होता है कि मानचित्र की भाषा समझ आनी चाहिए। इसके अलावा पैमाने का ज्ञान, कि अगर देखिए, अगर हम मानचित्र में किसी चीज़ को समझाते हैं, यदि हम किसी राज्य की बात कर रहे हैं, हम एक राज्य से दूसरे राज्य की, या एक ही राज्य में हम अगर डिस्टेंस बता रहे हैं कि अगर एक मंदिर यहाँ है और दूसरा मंदिर यहाँ है, तो अब डिस्टेंस हम बता रहे हैं, तो मानचित्र तो छोटा होता है, तो हमें छोटे पैमाने के रूप में हमें बताना होता है कि स्थान की दूरी और मानचित्र की दूरी जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम मानचित्र में दिखाएंगे तो आकृति छोटी होंगी, लाइनें भी छोटी होंगी, तो हमें बच्चों को ये समझाना होता है कि टोटल डिस्टेंस की एक्चुअल डिस्टेंस इतनी है, पर अगर मानचित्र में वो छोटे रूप में दिखाया गया है तो वो उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पैमाने का ज्ञान होना भी क्या है? जरूरी है। इसके अलावा दिशाओं का ज्ञान, कि उत्तर पूर्व पश्चिम, की ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, इसके बीच से उत्तर पूर्व है या दक्षिण पूर्व है, तो इस तरीके का दिशाओं का ज्ञान होना भी मानचित्र पठन कौशल में जरूरी है। अक्षांश का अक्षांश और देशांतर का। इसके अलावा सक्रिय भागीदारी, अगला कंपोनेंट हो जाएगा सक्रिय भागीदारी, कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। ये चीज़ें आपने बच्चों को सारी बता दी, दिशाएं आपने बता दी, अक्षांतर और देशांतर आपने बता दिया है, ठीक है, कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या पूर्व से पश्चिम की ओर देशांतर और अपना अक्षांश, ये आपने इसको बच्चों को क्लियर कर दिया। इसके बाद अब बच्चे उस चीज़ को समझे या नहीं समझे, अब बच्चों से के द्वारा पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे ये स्टेट कहाँ पर है। तो मानचित्र पठन कौशल का इंपॉर्टेंट घटक ये भी है कि बच्चों को आपने अब क्या करना है? इन्वॉल्व करना है कि वो कितना इस चीज़ को समझे हैं, और अंत में निष्कर्ष कथन की जो चीज़ पढ़ाई गई है इसका क्या निष्कर्ष निकला, या वो किन किन बातों को समझ पाए। तो ये हो गया इसका अंतिम कंपोनेंट। चलिए अब करते हैं अगला शुरू। अगला है हमारा श्यामपट्ट कौशल। ये इसलिए मैं आपको जल्दीबाजी में पढ़ा रही हूँ या तेज इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमने सिर्फ इसे समझना है। अब पेपर में जब कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो जब हमें पता हो कि इस कौशल के अंदर हमें ये यूज़
करना होता है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इसलिए इसमें क्या है, हमें सिर्फ इसको समझना है और इसीलिए मेरी ये स्पीड तेज हो रही है। श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट कौशल में क्या है, हस्तलेख की स्पष्टता। ब्लैक बोर्ड का जब यूज़ किया जाता है तो जो लिखा हुआ है टीचर के द्वारा तो वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो पहला घटक क्या होगा कि साफ लिखा हो ताकि दूर बैठा बच्चा भी, एक तो जो श्यामपट्ट के नज़दीक होगा उसे तो आसानी से दिखेगा, तो हमें ध्यान रखना कि पूरी क्लास में हर बच्चे को आसानी से दिखे, तो उसे हम कहेंगे हस्तलेख की स्पष्टता। अगला है हस्तलेख की स्वच्छता, साफ लिखा हो और स्पष्ट लिखा हो, तो ये हो गया अगला। श्यामपट्ट कार्य की सार्थकता, वही रेलिवेंट चीज़ें लिखी हो कि आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित क्या होना चाहिए, कार्य श्यामपट्ट पे होना चाहिए, तो ये इसका अगला घटक हो गया श्यामपट्ट कार्य की सार्थकता। तो ये हमारे अभी हमने 4 कौशलों को यहाँ पे देख लिया है। अब पढ़ते हैं हम अपने अंतिम कौशल की ओर, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल को हम 2 भाग में डिवाइड करते हुए समझते हैं। पहला समझते हैं कि प्रश्न निर्माण, कि किस तरीके का प्रश्न बनाने चाहिए शिक्षक को कंटेंट को समझाने के लिए, और दूसरा है प्रश्न प्रस्तुतिकरण, और प्रश्न निर्माण हो गए तो किस तरीके से उसे प्रस्तुत करना है। तो पहला देखते हैं प्रश्न कौशल में, प्रश्न निर्माण में सार्थकता व प्रासंगिकता, तो जिसमें क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट। ये तो हम हर किसी में बात करते हैं कि आप जिस उद्देश्य के लिए आप विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने हर चीज़ को सार्थक लेना है, उसी से संबंधित लेना है। तो सार्थकता का सीधा सा मतलब होता है कि उससे संबंधित। और इसके अलावा प्रश्न क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, जो कंटेंट आपका है उससे संबंधित प्रश्न हो, स्पष्ट प्रश्न हो, ये ना हो कि वो बच्चों को समझ ही ना आए, आप जो कहना चाह रहे हैं बच्चे तक वो बात डिलीवर ना हो पाए, तो स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षिप्तता का सीधा अर्थ है कि छोटे प्रश्न होने चाहिए, इतने लंबे प्रश्न ना हो कि बच्चे आगे की लाइन ही भूल जाए कि पहले क्या प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए संक्षिप्त होना चाहिए। विशिष्टता होनी चाहिए, विशिष्टता का भी सीधा अर्थ होता है कि कंटेंट से संबंधित, परंतु इसमें एक चीज़ ये जोड़ी जाती है कि विशिष्ट होने के लिए है कि यदि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसी का एक ही उत्तर हो, कई उत्तर होंगे तो वो विशिष्टता नहीं कहलाएगी। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका आंसर एक ही निकले, इसको हम कहेंगे विशिष्टता। इसके बाद व्याकरण की शुद्धता, तो अब ग्रामेटिकल क्या होना चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए, आसानी से बच्चों को समझ आनी चाहिए। अगर दूसरे की बात करें हम, प्रश्न प्रस्तुतिकरण, जिसमें क्या है, अध्यापक का स्वर, शिक्षक किस तरीके से बच्चे से प्रश्न पूछ रहा है, कितनी तेज आवाज़ है, कितनी कम आवाज़ है, सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या काफ़ी तेज़ आवाज़ है तो बच्चों में जो है एक भय उत्पन्न हो रहा है कि सर किस तरीके से ये पूछ रहे हैं, बहुत तेज़ स्वर भी नहीं होना है, बहुत धीमा स्वर भी नहीं होना है। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है किसका, प्रश्न कौशल का, कि अध्यापक का स्वर। प्रश्न पूछने की गति, कहीं प्रश्नों की गति ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज़ी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे, या बहुत स्लो हो रहा है तो बच्चे उबासी ले रहे हैं प्रश्न सुनते वक्त ही, तो आंसर देना तो दूर की बात, उनमें प्रश्न सुनने में ही उबासी आ रही है। तो ये हो जाएगा प्रश्न पूछने की गति कैसी है। प्रश्नों का वितरण, क्या एक ही आगे के बच्चे जो बैठे हैं केवल उन्हीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, या केवल पीछे जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं से पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि प्रश्नों का वितरण ऐसा हो कि समान रूप से हर किसी को ये महसूस हो कि मेरी बारी भी आएगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चे के दिमाग में, इसी तभी वो क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो प्रश्नों का वितरण किस तरीके से होना चाहिए, ये भी किसके अंतर्गत आता है, प्रश्न कौशल के अंतर्गत। और अंत में है अध्यापक का व्यवहार, कि प्रश्न पूछते वक्त कैसा बिहेवियर, मतलब सब एक शिक्षक ने प्रश्न पूछते वक्त शांत रहना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से प्रश्न को सुन सके, जिस प्रकार का भी आंसर वो समझ सकते हैं उस प्रश्न से संबंधित वो खुलकर आंसर दे सके। तो ये है, ये डिपेंड करता है किस पे, शिक्षक के व्यवहार पे। तो आज साथियों हमने अभी तक के अपने सभी महत्वपूर्ण शिक्षक कौशलों को और उनके घटकों को यहाँ पर समझ लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शिक्षण कौशल समझ आया होगा और आप ये 3 के 3 वीडियो देखें ताकि आपका स्टार्टिंग से अंत तक ये कॉन्सेप्ट पूरा ही तैयार हो जाए। और किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये सिर्फ समझने के बेस पे है और ये वही चीज़ें होती हैं जो हम क्लासरूम के अंतर्गत करते हैं। और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हम केवल एक घटक या एक शिक्षण कौशल को मद्देनजर रखते हुए नहीं करते, इन सभी का समावेशन अपने आप ही हो जाता है। परंतु ये तभी संभव होता है जब हमें इनकी जानकारी होती है, कि हम जब एक एक करके हम सीखते हैं, माइक्रो टीचिंग के दौरान एक कौशल एक बार में सीखते हैं तो धीरे धीरे सभी कौशलों का समावेशन होता है। तो हम क्लासरूम में सभी चीज़ों को एक साथ करते हैं, हम उदाहरण भी दे रहे होते हैं, अगर हमें मानचित्र दिखाना होता है इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है नहीं करना, पहले मानचित्र के बारे में बच्चों को
दे बताना है या नहीं बताना, कितनी चीज़ें बच्चे समझ सकते हैं, मानचित्र को समझने में कितनी आसानी होगी। तो हम मानचित्र पठन कौशल का जब यूज़ करते हैं तो हम ये चीज़ें सारी करते हैं। वैसे ही पाठ को प्रस्तुत करते वक्त कि बच्चे नए टॉपिक को पढ़ते वक्त इंटरेस्ट ले या नया टॉपिक उनको टफ ना लगे, इसके लिए उनको उनके पूर्व ज्ञान से जितना वो समझ चुके हैं अभी तक की पिछली कक्षाओं में उससे संबंधित जोड़ते हुए पढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्या हो जाती है, फिर यूज़ हो जाती हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।